नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के वीडियो में। हम लोग आपका डिडक्शन का चैप्टर रिज्यूम करेंगे और बाकी जितनी भी डिडक्शंस हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। सेक्शन नंबर 80D एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपका मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का। और यहाँ पे जो डिडक्शन मिलती है वो आपके सेक्शन 80C, 80CCC, 80CCD की डिडक्शन से अतिरिक्त मिलती है। सो अच्छी बात है ना, 1.5 लाख तो हो गए, और अगर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम कराओगे तो और अतिरिक्त आपको डिडक्शन मिल सकती है। सर कितनी मिल सकती है? 25,000 खुद के लिए और 25,000 अपने पेरेंट्स के लिए मिल सकती है। तो टोटल हो गया 50,000। सर मैं खुद के लिए लूँगा, अपने बीवी बच्चों के लिए नहीं ले सकता? ले सकते हो, अपने स्पाउस के लिए ले सकते हो, और अगर डिपेंडेंट चिल्ड्रन है तो उनके लिए भी आप ले सकते हो। क्या ले सकते हो? मेडिकल इंश्योरेंस लोगे, स्पाउस का मेडिकल इंश्योरेंस डिडक्शन लोगे आप, पेमेंट आपने करी है। हाँ, पर जो भी पेमेंट करो अदर देन कैश करना भैया, कैश में पेमेंट नहीं होनी चाहिए। और ये डिडक्शन सिर्फ इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को मिलती है। अब इसमें ट्विस्ट ये है कि अगर कोई इंसान रेजिडेंट इंडिविजुअल है और 60 साल से ऊपर का है, तो आप में से कोई भी, आप खुद, आपके स्पाउस, आपके डिपेंडेंट चिल्ड्रन, कोई भी अगर 60 से ऊपर का और रेजिडेंट है ना, तो 25,000 की लिमिट आपकी हो जाएगी, 50,000 की लिमिट अपनी फैमिली के लिए। और उसके बाद जो आपके पेरेंट्स हैं, अगर आपके पेरेंट्स भी 60 से ऊपर हैं, कोई भी, दोनों में से कोई भी, मदर और फादर, और रेजिडेंट है, सीनियर सिटीजन है, उस केस में उनके लिए भी 50,000 तक का मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम साल का पे कर सकते हो। तो टोटल कितना हो गया? 1 लाख। मतलब मान लो कि मैं 60 साल का हूँ और मेरे पेरेंट्स जो हैं 80 ईयर्स के हैं, अभी जिंदा हैं, तो अपने लिए मैं ले सकता हूँ 50,000 का, अपना, अपना स्पाउस, अपने बच्चे का, तीनों का मिलाकर 50,000 तक का ले सकता हूँ, और अपने पेरेंट्स के लिए भी 50,000 का मेडिकल इंश्योरेंस ले सकता हूँ। तो जो 25,000 की लिमिट है वो 50,000 की लिमिट हो जाएगी, 25,000 की लिमिट आपकी 50,000 की लिमिट हो जाएगी। ये यहाँ पे ट्विस्ट है। इसमें एक और भी चीज़ होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अदर देन कैश होना चाहिए, कैश में पेमेंट करोगे तो नहीं मिलेगा। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार ऐसा हो सकता है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आ रहा है और उसमें एक्सपेंस में मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड है, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट में दे दिया, किसी की पीजीबीपी इनकम निकालनी है, तो पीजीबीपी में आप कैश बेसिस फॉलो कर सकते हो, पर उसमें अगर जो मेडिकल इंश्योरेंस कैश में पे करा है उसकी डिडक्शन नहीं ले सकते हो, क्योंकि अदर देन कैश होना चाहिए, कैशलेस मेडिकल इंश्योरेंस होना चाहिए, सेक्शन 80D। यहाँ पर एक कैच और है, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम के अलावा आप खुद के लिए, अपनी स्पाउस या डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए आप सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्थ स्कीम होती है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ना चाहो तो गूगल कर सकते हो। जैसे ESI स्कीम होती है ना, जैसे गवर्नमेंट या चैरिटेबल हॉस्पिटल होते हैं, वैसे ही समझ लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट की एक हेल्थ स्कीम होती है, उस स्कीम में भी आप डाल सकते हैं पैसा, और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में भी डाल सकते हैं। ये प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप होते हैं डॉक्टर लाल पैथ लैब, डॉक्टर लाल पैथ लैब, इसमें सीधा ही जो है 5,000 का ये रखते हैं, उसमें सारे टेस्ट कर देंगे आपके, और सालाना एक बार करा लो तो बहुत सही रहता है। कोई बीमारी है, कोई दिक्कत है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, कम है, शुगर तो नहीं है, बीपी तो नहीं, जो भी है, मतलब सब चीज़ें जो है वो देख लेते हैं। तो ऐसा जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है ये आप लोग करा सकते हैं खुद के लिए भी और अपने पेरेंट्स के लिए भी, और इसकी लिमिट है 5,000 रुपये। पर ये जो 5,000 की लिमिट है, इसका मतलब ये है कि अगर मान लेते हैं कि आप सीनियर सिटीजन नहीं है आप में से कोई भी, और 25,000 रुपये तक का मेडिकल इंश्योरेंस करा सकते हैं, और आपने प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करा लिया, चाहे अपना कराएं, स्पाउस का कराएं, डिपेंडेंट चिल्ड्रन का कराएं, टोटल लिमिट 5,000 की है, तो आपका बैलेंस 20,000 ही बचेगा मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का। तो ये तो अपर कैप लगा दिए 25,000 और 50,000 की, इससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता। यानी किसी भी सूरत हाल में आपका और आपके पेरेंट्स का मिलाकर 1 लाख से ज़्यादा की रिडक्शन इस सेक्शन में कभी भी नहीं मिल सकती है। आपके लिए 50 के, पेरेंट्स के लिए 50 के मैक्सिमम, और वो भी कब? जब आप दोनों सीनियर सिटीजन हैं और रेजिडेंट हैं। मतलब आप, आपकी स्पाउस या डिपेंडेंट चिल्ड्रन में से कोई सीनियर सिटीजन है, या आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है और रेजिडेंट हैं, तो उस केस में 1 लाख, अदरवाइज 25 के, 25 के। सर हम तो सीनियर सिटीजन नहीं है, पेरेंट्स हैं, तो आपके लिए लिमिट हो गई 25 के, पेरेंट्स के लिए हो गई 50 के, तो टोटल कितना हो गया? 75 के। ये अपर लिमिट है, इससे ज़्यादा कभी भी नहीं होगी अलग अलग सिनेरियोज में। जो 5,000 है वो इस लिमिट के अंदर की ही लिमिट, एक सब लिमिट दे रखी है। अगर आप, आपके स्पाउस या आपके पेरेंट्स में से कोई भी सीनियर सिटीजन है और आपने इंश्योरेंस नहीं लिया है, तो उन सीनियर सिटीजन की मदद करने के लिए कहा गया कि आपका जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर भी होगा मेडिकल का, वो भी आप डेबिट कर सकते हैं। मतलब इंश्योरेंस नहीं लिया पर सीनियर सिटीजन है, तो क्या उनके लिए आप हेल्थ का खर्चा नहीं करेंगे क्या? गवर्नमेंट कहती है करो खर्चा, और 80D में उसकी डिडक्शन ले लो, भले ही मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम ना भी लिया हो,
पर इस लिमिट के विदिन ही होना चाहिए। जो 25 की या 50K की लिमिट दे रखी है उसके विदिन ही होना चाहिए, ठीक है ना। ये नहीं हो सकता कि आप यहाँ पर 50 के ले रहे हैं, यहाँ 50 के ले रहे हैं, फिर यहाँ कहेंगे यहाँ भी 50,000 ले लेता हूँ। नहीं सर, ये जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है और जो यहाँ पर 50K की लिमिट है कि सीनियर सिटीजन के केस में अगर इंश्योरेंस नहीं लिया तो आप 50,000 रुपये तक का एक्सपेंडिचर भी कर सकते हैं, वो इसी लिमिट के विदिन दे रखी है, इन लिमिट्स के विदिन ही दे रखी है। अच्छा, एक चीज़ और भी नोट करने वाली है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का हेल्थ इंश्योरेंस तो आप अपने लिए, अपने स्पाउस के लिए, डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए करा सकते हैं, पर पेरेंट्स के लिए ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्थ स्कीम है इसके लिए आप जो है पैसा नहीं दे सकते। उनके लिए या तो आप मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम लेंगे या प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप लेंगे, दोनों ले सकते हैं, बट सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में नहीं डाल सकते हैं। अगर आपने प्रीमियम डायरेक्टली 1 साल से ज़्यादा का पे कर दिया है, मैंने 3 साल का प्रीमियम इकट्ठे पे कर दिया है, तो उसको प्रोपोर्शनेटली हर साल आप ATD में डिडक्शन लेंगे, 3 साल में इक्वली डिडक्शन लेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका सेक्शन नंबर 80D। बाकी जो क्लैरिटी मिलेगी वो इसके क्वेश्चन आंसर्स करने से मिलेगी। सेक्शन नंबर 80DD, मेंटेनेंस ऑफ डिपेंडेंट हु इज अ पर्सन विथ डिसेबिलिटी। अगर आप किसी रिलेटिव को, और आपका रिलेटिव अगर डिपेंडेंट है, उसे अगर मेंटेन कर रही हैं, तो उस केस में ये डिडक्शन जो है इंडिविजुअल हफ को मिल सकती है, जो कि रेजिडेंट है, इंडिया के रेजिडेंट हैं, इंडिविजुअल एंड हफ हैं, किसी डिपेंडेंट की देखरेख करते हैं जो व्यक्ति डिसेबल है, तो उस केस में आपको फ्लैट इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल खर्चा, आप उसे मेंटेन कर रहे हैं, आप 75,000 की डिडक्शन 80DD में ले सकते हैं। अगर उनकी डिसेबिलिटी 80% या उससे ज़्यादा है तो उस केस में 1,25,000 की डिडक्शन आप यहाँ ले सकते हैं। अगर वो व्यक्ति डिसेबल्ड है और आप पर डिपेंडेंट नहीं है तो वो अपनी रिटर्न में सेक्शन नंबर 80U में सेम डिडक्शन ले सकता है। दैट मीन्स कि डिसेबल्ड पर्सन को मिलती है 75,000 की डिडक्शन, और अगर उनकी डिसेबिलिटी सीवियर है तो उन्हें मिलती है 1,25,000 की डिडक्शन सेक्शन 80U में, अगर वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है तो। डिसेबल्ड है बट डिपेंडेंट नहीं है। अगर वो किसी पर डिपेंडेंट है तो जो व्यक्ति उसका देख रेख कर रहा है, तो उस केस में डिसेबल्ड पर्सन को 80U की डिडक्शन मिलने की बजाय जो व्यक्ति उसको मेंटेन कर रहा है वो ये डिडक्शन ले सकता है, बट उसका सेक्शन नंबर बदल जाएगा, 80DD हो जाएगा। अब बात करेंगे सेक्शन 80DD की। कुछ ऐसे स्पेसिफाइड भयानक डिजीज होते हैं जिसका नाम लेने से भी रूह कांप उठती है, उनके नाम में नहीं लेना चाहता, बट समझ जाइए जो बहुत खतरनाक डिजीज होते हैं, स्पेसिफाइड डिजीज, नाम नहीं लेना चाहता, बहुत खतरनाक मेरे दिमाग में आ रहे हैं बट मैं लूँगा नहीं, वो नाम सुन के ही पता लग जाएगा भयानक वाले डिजीज की बात करी जा रही है। तो उस केस में मेडिकल ट्रीटमेंट खुद का या अपने रिलेटिव जो आप पर डिपेंडेंट है उनका कराएंगे, तो उस केस में मैक्सिमम 40,000 का ले सकते हैं, और सीनियर सिटीजन का इलाज कराएंगे तो 1 लाख रुपीज़ तक का ले सकते हैं। ये डिडक्शन भी सब लोगों को नहीं मिलती, सिर्फ रेजिडेंट, इंडिविजुअल एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को मिलती है। कंपनी, LLP, फर्म, लोकल अथॉरिटी, उनको ये डिडक्शन नहीं मिलती है। इवन 80C की भी नहीं मिलती है। अगर आप देखेंगे 80C भी जो है सिर्फ आपका इंडिविजुअल हफ के लिए है, इंडिविजुअल हफ के लिए है, और ये वाली जो है वो तो रेजिडेंट इंडिविजुअल हफ के लिए है। 80C में नॉन रेजिडेंट है वो भी ले सकता है, बट यहाँ पर देखो स्पेसिफिकली लिखा है रेजिडेंट इंडिविजुअल हफ, रेजिडेंट इंडिविजुअल हफ, इनके अलावा कोई डिडक्शन भी नहीं ले सकता सेक्शन 80DD या 80DD की। डिडक्शन क्या है, 40,000 मैक्सिमम मिलेगी, अगर एक्चुअल अमाउंट कम है तो उतनी डिडक्शन मिलेगी, अदरवाइज 40,000 की मिलेगी, और 1 लाख रुपए मिलेगी अगर सीनियर सिटीजन का इलाज करा रहे हैं उस भयानक वाली डिजीज से। अगर आपने इंश्योरेंस ऑलरेडी कराया हुआ था, उस केस में जितना भी पैसा आप यहाँ पे डिडक्शन का लेंगे, 40,000 या 1 लाख, सीनियर सिटीजन है तो 1 लाख रुपए यहाँ पे डिडक्शन लेंगे, उनका आप इलाज करा रहे हैं, उसमें से माइनस कर लेंगे यदि कोई इंश्योरेंस का पैसा आपको रिसीव हो गया, क्योंकि नेट खर्चा तो फिर आपका कम लगा ना। 20,000 अगर आपको इंश्योरेंस से मिल गया तो नेट आपका 80,000 लगा, तो उसकी डिडक्शन आप यहाँ पर ले सकते हैं, सेक्शन 80DD में ले सकते हैं। सेक्शन 80E करेंगे, ये हायर एजुकेशन के लिए अगर आप लोन लेते हैं तो उसके इंटरेस्ट की यहाँ पर आप डिडक्शन ले सकते हैं। इस इंटरेस्ट की डिडक्शन में कोई लिमिट नहीं है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यानी कि एजुकेशन लोन अगर लिया है खुद के लिए या अपने किसी रिलेटिव के लिए, उस केस में आप उस लोन का इंटरेस्ट माइनस कर सकते हैं। जिस व्यक्ति ने लोन लिया है वही इंटरेस्ट पे कर रहा होगा, तो वो यहाँ पर जो है डिडक्शन ले सकता है 80 की सेक्शन में। ये डिडक्शन सिर्फ इंडिविजुअल को मिलेगी और 8 सालों के लिए मिलेगी। यदि आपने लोन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया है या अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन से लिया है,
अप्रूव्ड का मतलब जिसे इनकम टैक्स में अप्रूव किया हुआ है, सीबीडीटी ने अप्रूव किया हुआ है। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस तो पता ही है आपको, जो फाइनेंस का आदान प्रदान करते हैं, बैंकिंग भी उसमें आते हैं, बैंक्स भी उसमें आते हैं, बिकॉज बैंक्स आर ऑल्सो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो अगर आप आईएम की फीस देते हैं तो उस केस में यहाँ पर ये बेनिफिट मिलता है, उसका जो भी इंटरेस्ट होगा वो सेक्शन 80 में डिडक्शन की फॉर्म में ले लिया जाएगा, और इसमें कोई लिमिट नहीं है, जितना भी होगा सारा ले लिया जाएगा 8 साल तक के लिए। 2 सेक्शन और हैं जो मिलते जुलते आ रहे हैं, सेक्शन 80EE और 80EE। ये दोनों ही रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी की बात करते हैं। अगर रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के लिए लोन लिया है तो आपको पता होगा कि उसका इंटरेस्ट सेक्शन नंबर 24B में ले लिया जाता है, हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग। बट यदि आप उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड रख रहे हैं तो उसमें लिमिट लगी हुई है मैक्सिमम 2 लाख रुपए की। तो 2 लाख से ऊपर का भी अगर आपका इंटरेस्ट बनता है तो कुछ कंडीशन सेटिस्फाई अगर आपने कर ली तो उसकी डिडक्शन आप सेक्शन 80EE में ले सकते हैं। और वो कंडीशन क्या है कि एक तो आपका लोन जो है सेंक्शन हुआ हो 16-17 में, पहले सेंक्शन हुआ हो, तो जिसने तब लोन लिया था वो आज तक डिडक्शन ले रहा होगा। 16-17 में आपने लिया हो, 35 लाख रुपए से ज़्यादा का लोन ना लिया हो। हाउस प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है, डेफिनेटली आप स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू चेक कर लेंगे, 50 लाख रुपए से हाउस प्रॉपर्टी की वैल्यू ज़्यादा ना हो। लोन आपने किसी बैंक से लिया हो या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से लिया हो, आई थिंक HDFC एक है, हाउस डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। देखो HDFC एक तो बैंक है, एक HDFC बैंक है और एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी भी है, उसका लोगो अलग है, उस HDFC का लोगो अलग है। हाँ, दोनों सेम की ही आती है, एक तरह से इंटरलिंक्ड ही होगी, बट फिर भी एक तो आपका बैंक है और एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। तो इनसे भी अगर आप लोन लोगे उस केस में आप 50,000 तक का एडिशनल इंटरेस्ट सेक्शन 80EE में ले सकते हैं। और बेनिफिट कब तक मिलेगा? जब तक लोन आपका कंटिन्यूड है तब तक आप बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये इसकी बहुत प्लस पॉइंट है, जब तक लोन चलेगा तब तक बेनिफिट मिलते रहेगा। सेक्शन 80EA हाउस प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट, सेम चीज़ है, फ़र्क क्या था? यहाँ पर 16-17 में लोन सेंक्शन हुआ होना था, 80EE में क्या होगा भाई? जो लोग 80EE में एलिजिबल नहीं हुए और उनका लोन जो सेंक्शन है वो 1 अप्रैल 19 से लेकर अभी 31 मार्च 21 चल रहा है, उसके बीच में सेंक्शन हुआ, और ये आपकी एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी थी, ये आपकी पहली रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी थी। जिस दिन आपने लोन लिया उससे पहले आपके पास कोई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी नहीं थी। लोन आपने किसी बैंक से लिया या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से लिया, आपकी जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू थी 45 लाख से एक्सीड नहीं करती थी। ये सब कंडीशन अगर फुलफिल होगी, यानी अफोर्डेबल हाउसिंग में इन्वेस्ट करोगे और पहला अपना घर लोगे, उस केस में 24B के अलावा जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट होगा वो 1.5 लाख रुपए तक का यहाँ पे आप डिडक्शन की फॉर्म में ले सकते हैं। 80EE में 50,000 का लिमिट था, यहाँ पर 1.5 लाख रुपए तक की लिमिट है। तो एंजॉय करें, ऐश करें, ढेर सारे लोन पर जो है इंटरेस्ट पे करें, कोई दिक्कत नहीं है, डिडक्शन आपको मिल जाएगी। अगला सेक्शन आ रहा है 80EB। यह है इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय इंडिविजुअल फ्रॉम बैंक और स्पेसिफाइड नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज फॉर द परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। ईच एंड एवरी वर्ड इज इंपॉर्टेंट। लाइक इंडिविजुअल लोन ले रहा है, बैंक या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन से ले रहा है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी बोलते हैं NBFC, उनसे ले रहा है, और इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए आपने लोन लिया हो। इसमें जो लोन सेंक्शन होना चाहिए वो 1 अप्रैल 19 या उसके बाद होना चाहिए, क्योंकि इससे पहले डिडक्शन नहीं मिलती थी, इसके बाद ही डिडक्शन आई है। देयरफॉर यहाँ पर ईयर्स लिखे होते हैं। कई बार डिडक्शन होती है जो अप टू अ सर्टेन पीरियड होती है, और कई बार डिडक्शन होती है जो 1 ईयर से आती है और हमेशा के लिए चलती रहेगी जब तक गवर्नमेंट उसको वापस नहीं लेती है। तो ये 1 अप्रैल 19 से डिडक्शन आई है, और 1 अप्रैल 19 से अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल में इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि उसको बढ़ावा देना चाहती है गवर्नमेंट और उसके लिए आप लोन लेते हैं, तो 1.5 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट आप यहाँ पर माइनस कर सकते हैं। लोन आपने बैंक या NBFC से लिया हो, ये नहीं अपने रिलेटिव से लोन ले लिया और उसका इंटरेस्ट जो है यहाँ पर डिडक्शन की फॉर्म में ले रहे हैं और कहीं ना कहीं झोल कर रहे हैं। इसलिए ये कंडीशन डाली हुई है कि बैंक से या NBFC से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ही आपने लोन लिया हो। हर कंडीशन का जो है लॉजिक होता है ना, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि 45 लाख रुपये से ज़्यादा की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ना हो, तो क्या लॉजिक होगा कि आपके अफोर्डेबल हाउसिंग हो, आप जो है अफोर्डेबल हाउसिंग में इन्वेस्ट करें, ये लॉजिक है। तो हर चीज़ का कुछ ना कुछ लॉजिक होता है। सेक्शन 80G डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ डोनेशंस गिवन। आप डोनेशन देना चाहते हैं,
उसके लिए बहुत सारी डिडक्शंस गिवन है। इसमें मैं बता दूं आपको कि डोनेशन आप कैश में नहीं दे सकते, बट अगर आप कैश में देना चाहते हैं तो उसके लिए भी 2,000 रुपये तक की लिमिट लगा दी गई है कि 2,000 रुपये तक कैश में भी डोनेशन दे सकते हैं, पर उससे ज़्यादा नहीं दे सकते। उससे ज़्यादा अगर आप देना चाहते हैं तो अदर देन कैश देंगे। और हर वर्ड का मीनिंग होता है दोस्तों, अगर मैं आपको यहाँ पर क्लैरिफाई करूँ तो हर वर्ड का एक मीनिंग होता है। अदर देन कैश का मतलब अलग चीज़ है। अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, इनका अलग मीनिंग है। अदर देन कैश में तो आप क्रॉस चेक से भी दे सकते हो, जो एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, बस कैश में नहीं होना चाहिए। और अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम या जो NEFT है या भीम UPI है, उसका मतलब है कि उस पर्सन के ही अकाउंट में जाना चाहिए जिसका नाम लिखा है। पुख्ता होना चाहिए, नेगोशिएबल नहीं होना चाहिए जिसको आप किसी भी तरह जो है किसी और को ट्रांसफ़र करके पैसा निकाल लें। इसलिए यहाँ पे कंडीशंस लिखी होती है, जहाँ ये लिखा है वहाँ पर इसका मतलब ये है, और जहाँ ये लिखा है वहाँ पर उसका मतलब वो है। क्या? जो मैंने आपको बताया, अदर देन कैश यानी कैश के अलावा, फिर वो कुछ भी हो सकता है, सिंपल इज दैट। तो डिडक्शन जो है इसकी 4 कैटेगरी है, कैटेगरी 1 है, 2 और 3 में 2 सब कैटेगरी आ रही है। जहाँ जहाँ पे वर्ड नेशनल या प्राइम मिनिस्टर आ रहा होगा, नेशनल या प्राइम मिनिस्टर, वहाँ पर आपको जितनी डोनेशन दोगे अदर देन कैश, वो पूरी की पूरी सेक्शन 80G में डिडक्शन के फॉर्म में मिल जाएगी। वो कौन कौन से यहाँ पर ज़रा जान लेते हैं। नेशनल फंड्स, नेशनल चिल्ड्रंस फंड, नेशनल ट्रस्ट फॉर वेलफेयर ऑफ डिसेबल पर्सन, एटसेट्रा। नेशनल वर्ड जहाँ भी आएगा वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। एक बहुत लंबी लिस्ट है, आपकी बुक में 2 पेजेस इसी से भरे हुए हैं, उसको मैंने शॉर्ट में कर लिखा है और समझाने के लिए कि नेशनल फंड जितने प्रकार के होते हैं, जैसे कि नेशनल चिल्ड्रंस फंड, नेशनल ट्रस्ट फॉर वेलफेयर ऑफ डिसेबल्ड पर्सन, और तमाम नेशनल फंड्स जो हैं 100% डिडक्शन के लिए एलिजिबल होते हैं। फिर आते हैं आपके प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड्स, जहाँ पर भी प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर आ रहा है, वो भी 100% के लिए अलाउड है। उसके अलावा जिला सशस्त्र समिति कंस्टिट्यूटेड इन एनी डिस्ट्रिक्ट, स्वच्छ भारत कोष, क्लीन गंगा फंड, गंगा को साफ करने के लिए ये फंड निकाला गया है। स्वच्छ भारत कोष, स्वच्छ भारत अभियान को बूस्ट करने के लिए फंड निकाला गया, इसमें अगर जो भी पैसा डालेगा उसको डिडक्शन मिल जाएगी। आर्मी वेलफेयर फंड, PM केयर फंड जो अभी आया है, PM केयर कोविड के बाद, तो ये सारे जो फंड्स हैं इसमें अगर आप पैसा डालते हो तो जितना डालोगे उसकी 100% डिडक्शन 80G में ले पाओगे। सर हमें क्या मिलेगा? हमें तो पैसा वापस नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं, आपने डोनेट कर दिया और डिडक्शन ले लिया कि भाई इतना पैसा मैं दे रहा हूँ और वो मेरी इनकम अब नहीं माना जाएगा क्योंकि मैंने दान कर दिया। तो इन जगहों पे दान करोगे तो ही चलेगा, वरना तो सब लोग अनरिकॉग्नाइज जगह पे दे देंगे और बाद में कैश निकाल लेंगे, कहेंगे हमने तो दान किया है। तो इसीलिए जो है कंडीशंस लगा दी गई है। कुछ आपकी ऐसी डोनेशन है जहाँ पर 50% की डिडक्शन मिलेगी, यानी अगर आप 100 रुपये दोगे तो 50 रुपये की डिडक्शन आप ले सकते हैं। अगर आप 10,000 रुपये दोगे तो 5,000 रुपये की डिडक्शन आप ले सकते हैं। वो कौन कौन से फंड्स हैं मैं आपको बता देता हूँ। जो एक परिवार के नाम पर फंड्स बनाए गए हैं, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, राजीव गांधी फाउंडेशन, जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल ट्रस्ट, एक परिवार के नाम पर जो फंड बने हैं वहाँ पे 100% नहीं बल्कि 50% की डिडक्शन मिलेगी। हावेवर प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर और नेशनल फंड्स में तो 100% की मिलती है, बट इसका एक एक्सेप्शन है, वो है प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड। ड्रॉट पता है ना, सूखा पड़ जाता है, ज़मीन फट जाती है, पानी का अकाल हो जाता है, उसके लिए प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड बनाया हुआ है जिसमें 50% की डिडक्शन मिलती है। बट बाकी सारे जो फंड्स हैं, प्राइम मिनिस्टर जहाँ पे वर्ड आ रहा है, नेशनल जहाँ पे फंड आ रहा है, उन सभी फंड्स में 100% की डिडक्शन मिलती है। जितना डालोगे उतना 80G में डिडक्शन की फॉर्म में ले पाओगे। यहाँ तक की बात क्लियर। तो इसके बाद के जो 2 पॉइंट्स आ रहे हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग है और कॉम्प्लिकेटेड भी हैं। उन दोनों चीज़ों के लिए आपको एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम निकालनी पड़ेगी सबसे पहले, और एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम का मतलब होता है कि जो नॉर्मल आपकी ग्रॉस टोटल इनकम है उससे आप सेक्शन 112, 111 की जो भी इनकम है उसे माइनस कर लीजिए, कैपिटल गेन वाली स्पेशल रेट पर टैक्स लगने वाली इनकम को हटा लीजिए और सभी डिडक्शन को माइनस कर लीजिए 80G को छोड़कर। 80G माइनस मत करिए क्योंकि ये भी निकालनी है। इसे बोलते हैं एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम।
इसे बोलते हैं एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। अब इस एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम की एक लिमिट तक ही जो है 10% की लिमिट तक ही आप अन्य डिडक्शन ले सकते हैं। मतलब ये है कि अगर यहाँ डालोगे तो जितना डालोगे उतना ले सकते हो। डेफिनेटली ग्रॉस टोटल इनकम से ज़्यादा नहीं ले सकते, बट जितना डालोगे उतना ले सकते हो। यहाँ डालोगे तो जितना डालोगे तो 50% उसका ले सकते हो। 1 करोड़ डालोगे तो 50 लाख ले सकते हो, प्रोवाइडेड उतनी ग्रॉस टोटल इनकम भी हो। लाखों रुपए की डिडक्शन नहीं ले सकते, बट यहाँ ले सकते हो क्योंकि दान ही कर दिया। तो दान कर दिया तो ले सकते हो, बट इसके बाद जो दान करने वाले हो उसमें आप 100% या 50% की डिडक्शन तो ले सकते हो नीचे वाली जगहों पर, सब्जेक्ट टू 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। जो एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम है उसके भी 10% से एक्सीड नहीं करना चाहिए ये वाली डिडक्शंस, जिसमें दो कैटेगरी बना दी। तो पहले 100 और 50% कैटेगरी में इररिस्पेक्टिव ऑफ लिमिट है। दूसरी जो आपकी 100% और 50% कैटेगरी है इसमें सब्जेक्ट टू 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई है। ये कौन सी लिमिट यहाँ दे रखा है? सबसे पहला है 100% अमाउंट डोनेटेड टू गवर्नमेंट अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन फॉर फैमिली प्लानिंग। तो गवर्नमेंट को दो या अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस को दो फैमिली प्लानिंग को प्रमोट करने के लिए। डोनेशन बाय अ कंपनी को भी डोनेशन ये वाली अलाउड करी हुई है, और इवन पहली वाली भी सबको अलाउड है, क्योंकि यहाँ पे टाइप ऑफ असेसी नहीं लिखा, तो कंपनी भी यहाँ पे डोनेट कर सकती है, इंडिविजुअल भी कर सकता है, हफ भी कर सकता है। अगर डोनेशन कंपनी दे रही है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स, इंडिया में जब ओलंपिक होंगे तो उसके लिए बहुत सारे लोग फंड्स यहाँ पर देंगे, तो वो भी दे सकते हैं, और उसके लिए भी जितना देंगे उतना डिडक्शन वो ले सकते हैं। पर मान लो कि इनकी एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम आ रही है 10 लाख रुपीज़, इसका 10% बनता है 1 लाख। इन्होंने यहाँ पर डोनेशन दी थी 2 लाख रुपए की, तो 2 लाख की दी तो है, पूरी 2 लाख की डिडक्शन मिलनी चाहिए एटीजी में, पर ये वाली जो दो डिडक्शन है ये आपकी एडजस्टेड जीटीआई से 10% से एक्सीड नहीं करेगी, सबका मिलाकर। चाहे आप गवर्नमेंट को डोनेट करें, चाहे ओलंपिक एसोसिएशन को दें, चाहे यहाँ पे नीचे जो लिख रखा है उसमें दें, टोटल आपका जो है 1 लाख से एक्सीड नहीं करेगा। अगर आपकी एडजस्टेड जीटीआई 10 लाख है तो, एक एग्जाम्पल दिया है मैंने। सो दिस इज लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड। इसके लिए आपको पहले एडजस्टेड जीटीआई निकालनी पड़ेगी, उसका 10% निकालना पड़ेगा, और फिर देखना पड़ेगा अगर मैं यहाँ डाल रहा हूँ तो कितना मिलेगा, यहाँ डाल रहा हूँ तो कितना मिलेगा। अगला है 50% डिडक्शन आपको मिलेगी, पर एडजस्टेड जीटीआई के 10% से ज़्यादा नहीं हो सकती है, सारा मिलाकर जितने भी यहाँ पे लिख रखी है। डोनेशन फॉर चैरिटेबल पर्पस, किसी भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को दे रहे हैं। डोनेशन टू एनी चैरिटेबल रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। रिनोवेशन रिपेयर ऑन नोटिफाइड प्लेस ऑफ पब्लिक वर्शिप, हिस्टोरिक प्लेसेस, हो सकता है राम मंदिर, कोई चर्च, कोई गुरुद्वारा, कोई मस्जिद हो सकती है पुरानी, उसके लिए किसी ने डोनेशन दे दी, दे दो भैया, जितना दोगे 50% का डिडक्शन ले लेना, 80G में ले लेना, पर जो आपकी एडजस्टेड जीटीआई है उसके 10% से एक्सीड नहीं होना चाहिए। इन दोनों को ही एक्सीड नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, फिर आपका आज का क्लास कंप्लीट करते हैं। एग्जाम्पल क्या कहता है कि मान लो एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम अगर 5 लाख रुपए है और फैमिली प्लानिंग के लिए डोनेशन दे रहे हो 10,000 और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के लिए दे रहे हो 30,000, तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि ये कौन सी वाली डोनेशन है। क्या ये आपकी प्राइम मिनिस्टर नेशनल वाली है, या फिर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू, पीएम ड्रॉट रिलीफ वाली है। इनमें आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं लिमिट का, बट इसके नीचे वाली में आ रही है जिसमें कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को दे रहे हो या फैमिली प्लानिंग या ओलंपिक एसोसिएशन को दे रहे हो, वहाँ दिक्कत आने वाली है। तो अगर वो वैसी डोनेशन है तो उस केस में एडजस्टेड जीटीआई का 10% निकाल लो, जो आता है 50,000 इस केस में। तो इस केस में आप इतनी डिडक्शन आप दे सकते हैं। आपने कितनी डिडक्शन दी है? आपने फैमिली प्लानिंग के लिए दी 10,000, तो फैमिली प्लानिंग का है कि भैया आप 100% डिडक्शन ले सकते हो, बट एडजस्टेड जीटीआई से एक्सीड नहीं होनी चाहिए। तो आपने 10,000 की डिडक्शन ले ली और ये 50,000 की लिमिट में ही आ रही है। आपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को 30,000 दिए, तो वो भी आप दे सकते हो 30,000 का 50% यानी 15,000। 30,000 का 50% यानी 15,000, या जो आपकी लिमिट बची है उसका 50%। नहीं समझ में आया क्या किया हमने? देखिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, और ये जो है आपका क्लियर होएगा 100%। अब 100% डिडक्शन पीएम, जहां जहां पीएम वर्ड आ रहा है, जहां जहां नेशनल वर्ड आ रहा है, 100% नो लिमिट। ठीक है,
उसके बाद इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी एक परिवार या पीएम ड्रॉट रिलीफ फंड, जितना डालोगे उसका 50% ऑफ अमाउंट डोनेटेड। इसके बाद दो और हैं, वो कहते हैं कि पहले आप 10% निकाल लो एडजस्टेड जीटीआई का। एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम का मतलब है ग्रॉस टोटल इनकम से कैपिटल गेन जो है वो माइनस कर दो, स्पेशल रेट पर टैक्स लगने वाला, और सभी डिडक्शन माइनस कर दो 80G को छोड़कर, क्योंकि वो तो हमें भी निकालनी है। इसके बाद यहाँ पर कुछ यहाँ पर डिडक्शन दे रखी है, जैसे कि फैमिली प्लानिंग या ओलंपिक एसोसिएशन को आप दे रहे हो इंडिया में ओलंपिक करवाने के लिए या जो भी करने के लिए, हर कंट्री की ओलंपिक एसोसिएशन होती है, तो आपने वहाँ पर पैसा डाल दिया तो आपको मिलेगी तो 100%। इसको फर्स्ट प्रेफरेंस देनी है, फिर इसको सेकंड प्रेफरेंस देनी है, फर्स्ट सेकंड, इसको आप थर्ड ले लीजिए, इसको फोर्थ ले लीजिए, इस ऑर्डर में मूव करना है। जहाँ भी डोनेशन मिलेगी पहले फर्स्ट वाली 100% देंगे, फिर सेकंड वाली 50% दे देंगे जितना भी है, फिर सब्जेक्ट टू लिमिट निकालेंगे एडजस्टेड जीटीआई का 10%, और फिर जितना भी आपने यहाँ पर डाला है फैमिली प्लानिंग में या फिर ओलंपिक एसोसिएशन में, यहाँ दे रखा है फैमिली प्लानिंग ओलंपिक एसोसिएशन में 100% जितना भी डाला उतना दे देंगे, प्रोवाइडेड एडजस्टेड जीटीआई से एक्सीड ना होता हो। हमारे केस में एडजस्टेड जीटीआई थी 50,000 एग्जाम्पल में, यहाँ डाला 10,000, तो लिमिट में आ रहा है तो 100% ही रिडक्शन मिलेगी क्योंकि इस लिमिट में आ रहा है। अब लिमिट कितनी बच गई? 40,000 की लिमिट बच गई। बाकी कहाँ डाल सकते हो आप? चैरिटेबल रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को दे सकते हो, कोई प्लेस है उसका रिनोवेशन रिपेयर के लिए दे सकते हो जो वर्शिप की प्लेस होती है, जितना डालोगे उसका 50% या जो लिमिट बची है उसका 50%। ठीक है, 40,000 की लिमिट बच गई, उसका 50% है 20,000, या जो आपने डाला मे बी आपने 30,000 डाला उसका 50% 15,000। तो जो भी लोअर है उतना आपको डिडक्शन के रूप में मिल जाएगा, या इसको दूसरे शब्दों में बोला जाए तो 40,000 की लिमिट बची हुई है, 30,000 का पैसा आपने डाला है चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को देने के लिए, लोअर क्या है 30,000, तो इसका 50% की डिडक्शन मिल जाएगी। अगर लोअर ये होता तो इसकी 50% तक की डिडक्शन मिल जाती। इस प्रकार इसको डिज़ाइन करा हुआ है, इतना कॉम्प्लेक्स मैनर में डिज़ाइन करा हुआ है। 15,000 विल बी अलाउड। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? तो दैट्स इट। अगर समझ में आ गया तो थैंक यू वेरी मच। आप इसको दोबारा से देखना चाहें तो देख सकते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, बट अब जो आगे की डिडक्शंस है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हम इस चैप्टर को अब कंप्लीट करने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, बाय बाय।